नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आरआरयू क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ तैयारी में व्यस्त होंगे। तो लास्ट टाइम हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया था संधि, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं समास वाला टॉपिक। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक-एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि आरआरयू क्लासेस पे आप सभी के बहुत ही बेहतरीन तरीके से टॉपिक चल रहे हैं, जिसमें अभी तक लगभग सिलेबस कंप्लीट होने को है। बस थोड़ा सा सिलेबस आपका बचा है, जिसमें से है बायोलॉजी की क्लासेस बची हैं। बाकी लगभग सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे समास वाला टॉपिक, ठीक है। बाकी हम लोग टॉपिक लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बस एक मिनट होल्ड करिएगा, हम लोग अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आरआरयू क्लासेस आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी टॉपिक प्रोवाइड करा रहे हैं। एक एक करके जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक कंप्लीट कराया जा रहा है। जितना भी सिलेबस आपका यूपीपी का है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट के फॉर्म में। अ, आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आरआरयू का ऐप डाउनलोड कर लेना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस वहाँ पे लगभग आप सभी को सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। बस एक मिनट होल्ड करिएगा। बस एक मिनट वेट करिएगा बस। चलिए, तो आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे समास। तो इससे पहले आप सभी को बता दें कि आरआरयू क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से सिलेबस आपका यूपीपी। आपको क्या करना है, आरआरयू क्लासेस आरआरयू ऐप डाउनलोड करना है। आरआरयू ऐप डाउनलोड कर लेना है, या फिर आरआरयू यूट्यूब चैनल पे क्या सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरआरयू यूट्यूब चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे आपकी सभी क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप सभी को यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पे मिलने वाला है क्या, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ में और क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस क्लास नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी। क्लास नोट्स आपको मिलने वाली हैं। क्लास नोट्स के साथ साथ में आपको क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे, 20+ फुल लेंथ टेस्ट, और उसके बाद में फुल लेंथ टेस्ट के बाद में आप सभी को क्या क्या मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट। इसके बाद में टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट के बाद में और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, फुल लेंथ टेस्ट हो गया, टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, और स्टडी मटेरियल, ठीक है। स्टडी मटेरियल जो है आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही, कहाँ पे मिलने वाले हैं, ये सभी आरआरयू के ऐप पे मिलने वाले हैं। कहाँ पे, आरआरयू के ऐप पे मिलने वाले हैं। आप इसे क्या कर सकते हैं, आरआरयू ऐप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से, गूगल प्ले स्टोर पे जाके, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, तो मिल स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, समास वाला टॉपिक, जिसमें हम लोग बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो समास हम लोगों ने अभी तक जो टॉपिक कंप्लीट किए हैं उन पे हम लोग एक बार चर्चा करते हैं क्या क्या हो चुका है। अगर बात करें हिंदी के सिलेबस की, तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी हिंदी के बारे में, हिंदी का सामान्य परिचय, ठीक है। सामान्य परिचय पे चर्चा की थी हम लोगों ने, जहाँ पे हिंदी का ऐतिहासिक बैकग्राउंड और क्या किया है, राजनीतिक बैकग्राउंड पे चर्चा किया है, क्या होता है। फिर हम लोगों ने वर्णमाला का टॉपिक कंप्लीट किया है। वर्णमाला टॉपिक के बाद में हम लोगों ने संधि का टॉपिक कंप्लीट किया है। संधि के बाद में हम लोगों ने समास का टॉपिक स्टार्ट कर दिया, ठीक है। समास का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, समास, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। तो हम लोग पढ़ेंगे आज क्या, समास। तो समास का अगर हम बात करें, अभी तक संधि में हम क्या कर रहे थे, संधि का अर्थ होता था मेल मिलाप, और समास का अर्थ होता है क्या, संक्षेपीकरण। क्या होता है, संक्षेपीकरण, यानी कि दो शब्दों को मिलाकर, दो पदों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं,
दो पदों को मिलाकर एक नया पद बनाते हैं और जो नया पद बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, सामासिक पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सामासिक पद बोलते हैं। जो नया पद बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सामासिक पद बोलते हैं। तो समास का तात्पर्य है, अगर अर्थ की बात करें तो संक्षेप करना, यानी कि हम संक्षेप करते हैं क्या, दो पदों को। यहाँ पे क्या होता है, एक पूर्व पद होता है, एक पूर्व पद होता है, पूर्व पद होता है, और दूसरा क्या होता है, उत्तर पद होता है। क्या होता है, उत्तर पद होता है, या इसे हम क्या बोलते हैं, प्रधान पद बोलते हैं। ठीक है, प्रधान बोलते हैं, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, दूसरे को गौड़ पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गौड़ पद बोलते हैं। ठीक है, या इसे हम क्या बोलते हैं, पहला पद बोलते हैं, या इसे हम क्या बोलेंगे, दूसरा पद बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, दूसरा पद बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों पदों को मिला देते हैं, और दोनों पदों को मिलाने के बाद में क्या होता है, एक शब्द, नया शब्द बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सामासिक शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सामासिक शब्द। और समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना। क्या होता है, संक्षेप करना। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्द होते हैं। ठीक है, संधि में क्या करते थे हम, दो या दो से अधिक जो शब्द थे जिनका अलग अलग अर्थ होता था, उसमें क्या करते थे हम, वर्डों के मेल को मिलाकर क्या करते थे, एक नया शब्द निर्माण करते थे, जिससे वर्डों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता था उसे हम संधि बोलते थे। यहाँ पे क्या है, दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं, जिसे सामासिक शब्द बोलते हैं या फिर सामासिक पद बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, संक्षेप हो जाता है। क्या हो जाता है, संक्षेप हो जाता है। यहाँ पे विभक्तियों का क्या होता है, लोप हो जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने एक नवीन और सार्थक शब्द को हम क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, नवीन पद होगा और क्या होगा, सार्थक शब्द होगा। जैसे रसोई घर। ठीक है, तो यहाँ पे दो शब्दों को मिलाया गया है, रसोई को मिलाया गया है, और क्या मिलाया गया है, रसोई के साथ में घर को मिला दिया गया। अब रसोई और घर दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, रसोई घर बनाया गया है। क्या किया गया है, रसोई घर बनाया गया है। और यहाँ पे जो लोप किसका हुआ है, रसोई के लिए घर। क्या है, इतने बड़े पद को हमने क्या किया, एक शब्द में इतने बड़े जो शब्द था, इतना बड़ा जो अर्थ था, तो इसमें क्या कर दिया हमने, के लिए को लोप कर दिया है, और क्या हुआ है, एक शब्द बनाया रसोई घर। जैसे नीली गाय। ठीक है, क्या है, नीली रंग की गाय के लिए हम क्या कर देते हैं, नील और क्या है, गाय। ठीक है, नील गाय कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, नीली रंग की जो गाय है ये क्या होगा, संक्षेप हो जाएगा और एक नया पद बनेगा, नील गाय। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है, समास के नियमों से निर्मित जो शब्द होते हैं, समास के कुछ नियम होते हैं, और उन नियमों को मिलाकर हम क्या करते हैं, जब शब्द बनाते हैं तो उसी शब्द को, जो शब्द बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सामासिक शब्द कहते हैं, सामासिक शब्द कहते हैं। और जिसे हम क्या बोलते हैं, सामासिक पद भी बोलते हैं। समस्त पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब समास के नियमों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, दो शब्दों, जैसे हमने क्या किया, रसोई। ठीक है, रसोई और घर को मिलाया, रसोई और घर को मिलाया तो हमारा क्या बना, रसोई घर बन गया, रसोई घर बन गया। और रसोई घर बन गया तो इसमें ये जो शब्द बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, सामासिक शब्द बोलते हैं, या फिर इसे क्या बोलेंगे हम, सामासिक पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सामासिक शब्द बोलते हैं, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, सामासिक पद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सामासिक पद के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये समास के नियमों से मिलकर बना है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सामासिक पद भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें समास के भेद की, तो समास के कुल कितने भेद हैं, अगर हम समास के भेद की बात करें तो समास के कुल कितने भेद हैं, समास के भेद की अगर हम बात करें तो कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो भेद है क्या होता है हमारा, अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा अगर हम बात करें, अव्ययी भाव समास होता है। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा होता है हमारा, तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के बाद में अगर हम बात करें तो तत्पुरुष समास के बाद में हमारा तीसरा कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। द्विगु समास होता है, और द्विगु समास के बाद में अगर हम बात करें अगला कौन सा है हमारा, तो कौन सा है, कर्मधारय समास होता है। कौन सा, कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास के बाद में अगर हम अगला बात करें तो क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास के बाद में अगर हम बात करें तो अगला कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे कितने समास हैं, कुल 6 भेद हैं। अगर हम बात करें भेद की तो यहाँ पे 6 भेद है। अगर मुख्य रूप से कहें तो मुख्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से समास के अगर हम भेद की बात करें तो मुख्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। और अव्ययी भाव समास के बाद में आपका कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा।
और तत्पुरुष समास का ही भेद होता है क्या? तत्पुरुष समास का ही भेद होता है क्या? द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है। और कर्मधारय समास जो है, कर्मधारय समास जो है ये किसके भेद है? कर्मधारय समास ये किसके भेद है? ये आपके तत्पुरुष समास के ही भेद है। किसके भेद है? तत्पुरुष समास के भेद है। अगला क्या बनेगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के बाद में क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुब्रीहि समास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो कुल कितने भेद है? 6 भेद है। अगर मुख्य रूप से बात करें तो कुल कितने भेद होंगे? 4 भेद होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? तत्पुरुष समास का जो भेद है द्विगु समास और कर्मधारय समास क्या होगा? तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक समास को पढ़ते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो पहला है क्या आपका? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मतलब क्या है? तो यहाँ पे ये शब्द मिलकर बना है अव्यय। अव्यय मतलब क्या होता है? अव्यय मतलब क्या होता है? जिसका व्यय न हो। क्या हो? जिसका व्यय ना हो, यानी कि लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव जिन पर नहीं पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। अव्यय बोलते हैं, ठीक है, जिसका व्यय ना हो, यानी कि लिंग वचन कारक के आधार पे उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस समास में क्या होता है? पहला पद यानी कि जिसे हम पूर्व पद बोलते हैं क्या होता है? प्रधान होता है। क्या होता है? पहला पद जिसे हम पूर्व पद बोलते हैं क्या होता है? वो प्रधान होता है। और दूसरा पद क्या होता है? अव्यय होता है। क्या होता है? और पूरा जो पद होता है, पूरा पद क्या होता है? एक अव्यय होता है। इसे पहला पद उपसर्ग होता है। क्या होगा? इसमें जो पहला पद होगा उपसर्ग होगा, जैसे आ लगा होगा, दीर्घ आ, अनु है, प्रति है, हर है, भर है, नी है, निस है, यथा है, यथा है, यावत आदि उपसर्ग शब्द का बोध होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जो पहला पद मिलेगा आपको उपसर्ग मिलेगा। ठीक है, उपसर्ग होगा। ठीक है, और क्या होगा? अव्यय होगा। ठीक है, और इसमें कौन सा पद प्रधान होगा? पूर्व पद प्रधान होगा। क्या होगा? अगर बात करें प्रधान की तो कौन होगा? पूर्व पद। इसमें क्या होगा? पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? उपसर्ग होता है। पहला पद क्या होगा? उपसर्ग होगा। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, अब अव्ययी भाव समास को बनाने के कुछ नियम है। तो इस समास में क्या कह रहा है? क्या नियम क्या क्या है? चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है इस समास के समस्त पदों को विग्रह करते समय प्रायः निम्न तरीके से हम काम करते हैं। कौन कौन से तरीके हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं? जैसे नियम एक है, जैसे जिस पद का पहला पद आ हो, तो आ उपसर्ग से बना हो, तो उसका विग्रह करने के अंत में हम क्या कर देते हैं? तक लिख देते हैं। जैसे जिस समास का पहला पद आ हो, जैसे यहाँ पे क्या है? आ है और क्या है? जीवन। तो आ उपसर्ग लग के जीवन में क्या किया गया है? आ उपसर्ग लगा दिया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? जहाँ आ लगा होगा तो उसका जब हम विग्रह करते हैं तो क्या लगा देंगे? तक। तक लगा देंगे या फिर भर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आजीवन, यानी कि मतलब क्या है? जब तक जीवन हमारा रहेगा, जब तक जीवन रहेगा तब तक की बात कर रहा है। तो यानी कि जीवन रहने तक की बात करेगा, तो हम विभाजन करेंगे तो क्या होगा? तक लगा देंगे, या फिर जीवन भर यहाँ पे क्या कर देंगे? लगा देंगे। अमरण यानी कि मरण तक, जब तक नहीं मरेंगे तब तक, यानी कि मरण तक, मरने के समय तक की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मरण तक हो जाएगा। आकंठ मतलब कंठ तक। ठीक है, आजन्म जन्म तक, यानी कि जन्म से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? अजान बाहु, यानी कि क्या होगा? अजान मतलब क्या होगा? घुटने तक। क्या होगा? बाहु जिसकी कहाँ तक हो? घुटने तक, उसे क्या बोलते हैं? अजान बाहु। क्या है? अपाद मस्तक, यानी कि मस्तक से पाद तक। क्या होगा? मस्तक से पाद तक। ठीक है, तो इसका जो विभाजन करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? तक लगा देते हैं, जहाँ पे आ होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो हम क्या कर देते हैं? तक लगा देते हैं जहाँ तक ये हमारा होता है। नियम दूसरा क्या कहता है? कहता है जिस पद में पहला पद बे, नी, ना, निर और निस उपसर्ग से बना होता है। तो यहाँ पे क्या है? जिस समाज का पहला पद में क्या लगा हो? बे हो, नी हो, ना हो, या फिर निर हो, या फिर निस उपसर्ग से बना होता है, तो उसे विग्रह करते समय अंत में हम क्या लगा देते हैं? रहित, यानी कि नी मतलब और नी है जो बे है, और ये क्या है? नी है, बे है, ना है, निस, निर और निस है। तो इसका जब हम विग्रह करते हैं तो यहाँ पे क्या कर देते हैं? रहित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रहित जोड़ते हैं, अथवा प्रारंभ में बिना लगा देते हैं। तो इनका मतलब होता है क्या? बिना, जैसे नी डर, बिना डर के क्या है? नी डर। यहाँ पे देखिएगा नी उपसर्ग लगा है, तो नी का अर्थ क्या हो जाता है यहाँ पे? बिना, यानी कि बिना डर के, या फिर हम क्या लगा देंगे? रहित लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रहित। तो होगा क्या? डर से रहित। क्या होगा? डर से रहित, या फिर क्या होगा? डर से रहित, या फिर क्या होगा? बिना डर के। क्या होगा? बिना डर के। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? अव्ययी भाव समास का विग्रह करते हैं। अगर विग्रह के लिए पूछ ले तो इस तरीके से हम विग्रह करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पूरा पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। क्या होगा? पहला पद प्रधान होगा। क्या होगा यहाँ पे?
पहला पद क्या होता है, अगर प्रधान पूछे तो पहला पद क्या होता है आपका, प्रधान होता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ पे जहाँ पे नी हो, निस हो, निर हो और क्या है बे हो, जैसे यहाँ पे दाग है तो क्या होगा, बिना दाग के, क्या होगा, बिना दाग के, बिना दाग के यानी कि जिसके पास कोई भी दाग, जिसके चरित्र पे कोई दाग ना हो या फिर कहीं पे किसी और फॉर्म में, बिना दाग के यानी कि बिना दाग के हो जाएगा, या फिर दाग से क्या हो जाएगा, रहित लगा देंगे। ठीक है, अगला क्या है, नीडर, नीडर यानी कि डर से रहित या फिर बिना डर के। अगला क्या है, निर्विवाद, तो निर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निर लगा है, क्या लगा है, निर लगा है। अगर इसको हम देखें इस तरीके से तो निर प्लस क्या है, विवाद मिलकर क्या बना है, एक शब्द बना है, क्या बना है, निर्विवाद बना है, क्या है, निर्विवाद आपका बना है। और जिसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या लगाना है हमें, बिना लगाना है या फिर क्या लगाना है, रहित लगाना है, क्या लगाना है, रहित लगाना है। तो क्या बनेगा इसका, बिना विवाद के, क्या बनेगा, बिना विवाद के, जिसके पास कोई विवाद ना हो, बिना विवाद के, या फिर क्या बोलेंगे हम, विवाद से रहित, क्या होगा, विवाद से रहित होगा, क्या होगा, विवाद से रहित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अव्ययी भाव समास पहचानने का नियम, पहला पद क्या होगा, उपसर्ग होगा, क्या होगा, उपसर्ग होगा। फिर क्या होगा, निश्चिंत यानी कि निस क्या लगा है, देखिएगा निस लगा है यहाँ पे, निश्चिंत में क्या लगा है, निस लगा है, निस उपसर्ग लगा है। तो इसका होगा मतलब चिंता से रहित हो जाएगा या फिर बिना चिंता के, जिसके पास कोई चिंता नहीं हो या फिर क्या होगा, चिंता से रहित इसका विग्रह होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है नियम नंबर 3 क्या कह रहा है, तो नियम नंबर 3 कह रहा है अव्ययी शब्द, अव्यय शब्द अगर यथा से बने शब्दों का विग्रह पद के अंत में क्या करते हैं, के अनुसार लगा देते हैं। जहाँ पर यथा होगा, यथा होगा तो उसका जब हम विग्रह करेंगे तो के अनुसार लगा देंगे। ठीक है, के अनुसार लिखकर अथवा प्रारंभ में जैसा जैसी लिखकर हम क्या करते हैं, करते हैं। ठीक है, जैसा जैसी लिख देंगे या फिर क्या लगेंगे, तो जहाँ पे यथा लगा होगा, यथा लगा होगा तो यथा के स्थान पे हम क्या करेंगे बताइएगा, यथा के अनुसार क्या जगह पे हम अनुसार लगा देंगे, के अनुसार लगा देंगे, या फिर क्या कर देंगे, जैसा जैसी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, जैसा, या फिर क्या लगा देंगे, जैसी लगा देंगे। जैसा कि पद होगा उसी के आधार पे हम लगा देंगे। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यथाशक्ति, तो क्या होगा, शक्ति के अनुसार, क्या होगा, शक्ति के अनुसार हम क्या कर देंगे, शक्ति के अनुसार लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो अर्थ है ये यथा का के स्थान पे हम क्या कर देंगे, के अनुसार लगा देंगे, बाकी जो शक्ति है उसके स्थान पे शक्ति कर देंगे। ठीक है, संभव, जैसा संभव है। ठीक है, यथा के स्थान पे क्या लगा देंगे, जैसा संभव है, क्या है, जैसा संभव है। ठीक है, जैसा पद होगा उसी के आधार पे हम लगा देंगे। यथाक्रम, यथाक्रम यानी कि जैसा क्रम है या फिर क्रम के अनुसार। ठीक है, क्या कर देंगे, क्रम के अनुसार कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रम के अनुसार कर देंगे, या फिर क्या लिख देंगे, जैसा क्रम हो। ठीक है, जैसा क्रम हो उस क्रम में आप अपना काम करें। ठीक है, जैसा क्रम होगा। ठीक है, जैसा क्रम हो तो क्या कर देंगे, क्रम लगा देंगे, जैसा जैसी लगा देंगे, या फिर क्या लगा देंगे, के अनुसार लगा देंगे। ठीक है, तो क्रम के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक है, जैसा संभव हो, यहाँ पे शब्द के आधार पे हम क्या करेंगे, अर्थ लगाएंगे। जैसे संभव के अनुसार तो हो ही नहीं सकता, संभव का मतलब, ठीक है, संभव के अनुसार नहीं अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसा कि संभव। फिर क्या है, यथार्थ, यथा है प्लस अर्थ है तो क्या होगा, जैसा अर्थ है, यथा मतलब क्या होगा, यथा होगा प्लस अर्थ, दो शब्द से मिलकर बना है, तो यहाँ पे क्या होगा, यथा के अनुसार पे लगा देंगे क्या, जैसा, जैसा अर्थ हो, क्या हो, जैसा अर्थ हो, या फिर क्या करेंगे हम, अर्थ है या फिर वैसा। ठीक है, या फिर हम क्या लगा देंगे, अर्थ के अनुसार कर देंगे, क्या कर देंगे, अर्थ के अनुसार यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा समास विग्रह, यानी कि इस तरीके से भी समास विग्रह आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, यथा स्थिति, तो स्थिति के अनुसार क्या होगा, यथा स्थिति, या फिर क्या कर सकते हैं, जैसी स्थिति हो, क्या हो, जैसी स्थिति हो, क्या हो, जैसी स्थिति है उसी स्थिति में, या फिर क्या कर देंगे, स्थिति के अनुसार, क्या करेंगे, स्थिति के अनुसार, क्या करेंगे, स्थिति के अनुसार हम लगा देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनका विग्रह करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। अगला क्या है, यथा योग्य, क्या, यथा योग्य, जो जितना योग्य है या योग्यता के अनुसार, क्या होगा, जो जितना योग्य है या फिर क्या करेंगे, योग्यता के अनुसार, जो जितना योग्य है, योग्य है, या फिर हम क्या कर देंगे, योग्यता के अनुसार। ठीक है, योग्यता के अनुसार, क्या होगा, योग्यता के अनुसार यहाँ पे हम क्या कर देंगे, विग्रह कर देंगे। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगला नियम है, अगला नियम देखते हैं क्या है, अगला नियम क्या कह रहा है। अगला नियम की बात करें, अगर नियम क्या है, प्रति लगा हो। ठीक है, प्रति लगा हो तो प्रति उपसर्ग से बने शब्दों का जब हम विग्रह करते हैं
तो मुख्य शब्द को हम क्या करते हैं, 2 बार लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 बार लिख देते हैं, अथवा उस शब्द से पहले हम लगा देते हैं क्या, हर। कहने का मतलब क्या है, जो हम प्रति उपसर्ग लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका, प्रति उपसर्ग लगा है, तो क्या करते हैं, मुख्य जो शब्द है उसको हम क्या कर देंगे, 2 बार लिख देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, प्रति है, प्लस क्या है, दिन है, तो यहाँ पे ये क्या है आपका प्रति, तो आपका हो गया क्या, उपसर्ग हो गया, ठीक है। और जो मुख्य शब्द है, मुख्य शब्द क्या है आपका, दिन है, तो इसे हम क्या कर देंगे, दिन 2 बार लिख देंगे। तो क्या बनाएंगे विग्रह करते समय, दिन दिन बनाएंगे, या फिर क्या बनाएंगे, हर लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रति के स्थान पे क्या कर देंगे, हर लगा देंगे, तो क्या होगा, हर दिन या फिर दिन दिन हो जाएगा। अगला कह रहा है प्रतिवर्ष, यानी कि हर वर्ष कर देंगे, या फिर वर्ष 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 कर देंगे। क्या कर देंगे, हर वर्ष कर देंगे, या फिर हम क्या कर देंगे, वर्ष वर्ष कर देंगे विग्रह करते समय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिवर्ष है, तो प्रतिवर्ष को हम क्या कर देंगे बताइएगा, प्रतिवर्ष को हम क्या कर देंगे, पहले तो हम क्या कर देंगे, हर वर्ष कर देंगे, ठीक है। तो जो उपसर्ग है प्रति के स्थान पे हर कर देंगे, बाकी जो वर्ष है उसको हम इस प्रकार लिख देंगे। और या फिर हम क्या करेंगे, वर्ष को 2 बार लिख देंगे, क्या होगा, वर्ष और वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, प्रति एक। तो क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग कर देंगे, एक एक कर देंगे, या फिर क्या कर देंगे, हर एक कर देंगे। क्या होगा, प्रति प्लस क्या है, एक है, तो यहाँ पे जो मुख्य शब्द है, मुख्य शब्द को क्या कर देंगे, 2 बार लिख देंगे, तो यहाँ पे एक एक लिख देंगे। या फिर क्या कर देंगे, प्रति के स्थान पे क्या कर देंगे, हम हर लिख देंगे, और क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। यदि बात करें प्रति व्यक्ति की बात करें, तो या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक एक व्यक्ति, या फिर प्रति व्यक्ति कहे, या फिर एक एक व्यक्ति के जैसे बात करें कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 340 रुपया है, ठीक है। 340 रुपये भारत की प्रति व्यक्ति आय मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक व्यक्ति की हम कर सकते हैं कि हर एक व्यक्ति की आय कितनी है, 340 रुपया है, या फिर एक एक व्यक्ति की आय कितनी है, 340 रुपया है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, विग्रह करके लिख सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं प्रति व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग लगा के बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक नया पद बन जाता है। अगर हम एक एक व्यक्ति लिखें या फिर हर व्यक्ति को लिखें, तो इस तरीके से थोड़ा सा सेंटेंस देखने भी अच्छा नहीं लगा जाए। फिर क्या है, प्रत्यंग। तो यहाँ पे क्या है, प्रति है प्लस क्या होगा, प्रति है प्लस क्या है, अंग है, क्या है, प्रति प्लस अंग। अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, प्रत्यंग बनता है। क्या बनता है, प्रत्यंग बन जाता है, क्योंकि ई का या में परिवर्तन हो जाता है, प्रत्यंग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रति अंग के स्थान पे क्या कर देंगे, हम लिख देंगे हर, प्रति के स्थान पे क्या लिख देंगे, हर प्लस क्या लिख देंगे, अंग, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, हर अंग बनेगा। या फिर इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, अंग अंग, क्या होगा, अंग अंग, क्या होगा, अंग अंग, 2 बार हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, प्रतिफल कहते हैं। क्या कह रहा है, प्रतिफल, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 2 बार हम लिख देंगे, यानी कि हर फल की बात करेंगे, या हर पल की बात करेंगे, या फिर क्या करेंगे, प्रतिपल पल पल की बात करेंगे, ठीक है। प्रतिपल क्या है, ऐसा कोई पल नहीं गया जब हमने तुमको याद नहीं किया, यानी कि पल पल याद सताए। क्या होगा, पल पल याद सताए। तो यहाँ पे पल पल लिख देंगे, या फिर प्रति के स्थान पे क्या कर देंगे, हर लिख देंगे, ठीक है। और क्या कर देंगे, पल लिख देंगे, ठीक है। हर पल तेरी याद सताए ओ पिया, है ना, उस प्रकार से। या फिर पल पल तेरी याद सताए ओ पिया, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, समास विग्रह कर सकते हैं। अगला क्या है, प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रति के स्थान पे क्या कर देंगे, हर कर देंगे, या फिर क्या कर देंगे, बिंब बिंब कर देंगे। क्या कर देंगे, बिंब का बिंब कर देंगे, या फिर क्या कर देंगे, हर बिंब कर देंगे। क्या होगा, प्रतिबिंब है, ठीक है। तो प्रतिबिंब है, तो यहाँ पे क्या होगा, बिंब कर देंगे, ठीक है, 2 बार लिख देंगे, बिंब बिंब लिख देंगे, या फिर क्या करेंगे बताइएगा, बिंब बिंब लिख देंगे, या फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, हर बिंब कर देंगे। क्या कर देंगे, हर बिंब कर देंगे, ठीक है। बिंब बिंब कर देंगे, बिंब का बिंब कर देंगे, या फिर क्या कर देंगे, हर बिंब कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समास ये समझ में आया होगा, ठीक है। बिंब बिंब का बिंब कर देंगे, बिंब का बिंब कर देंगे, या फिर क्या कर देंगे बताइएगा, हर बिंब कर देंगे। क्या कर देंगे, हर बिंब, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही बेहतरीन, अलग आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, तो देखते हैं अगला कुछ नियम है। तो अगला नियम क्या है, जैसे प्रतिघात है, तो क्या होगा, घात के बदले क्या होगा, घात होगा, ठीक है।
प्रति मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या कर देंगे, के बदले लिख देंगे। ठीक है, प्रत्याशा, आशा के बदले क्या कर देंगे, हम आशा कर देंगे। ठीक है, प्रत्याघात तो आघात के बदले क्या कर देंगे, हम आघात कर देंगे। ठीक है, प्रतिक्रिया तो क्रिया से प्रेरित क्रिया, क्रिया से प्रेरित क्या होगा, क्रिया होगा। प्रतिलिपि तो लिपि के समकक्ष क्या हो जाएगा, लिपि हो जाएगा। प्रत्युत्तर तो उत्तर का हम क्या कर देंगे, उत्तर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो बहुत ही बेहतरीन। अगला देखते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, तो तत्पुरुष समास में क्या कहता है, इस समास में दूसरा पद या उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है। क्या होता है, दूसरा पद या फिर अंतिम पद क्या होता है, यहाँ पे प्रधान होता है। तो दूसरा पद प्रधान होगा। अब देखिएगा आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला। अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास जो है, तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है आपका, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है, जो पहला पद होता है वो क्या होता है, आपका प्रधान होता है। अब यहीं पे दूसरा समास है, तत् मतलब क्या होता है, बाद में। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, तत् मतलब क्या होता है, बाद में। तो तत् मतलब क्या होता है, बाद में। तो इसका ये भी लगा सकते हैं कि तत् मतलब क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। क्या होगा, दूसरा पद होगा क्या, प्रधान होगा। क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा। अब यहाँ पे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से। अव्ययी में क्या होगा, अव्ययी में, ठीक है, अव्ययी भाव समास। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आप मतलब क्या होता है, सबसे पहला वर्ड होता है, पहला वर्ड होता है। क्या होता है, पहला वर्ड होता है। तो आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं कि इसमें पहला पद प्रधान होगा। क्या होगा, पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा। तत् मतलब क्या होता है, बाद में। तत् मतलब क्या होता है, बाद में। तो क्या हो जाएगा, दूसरा पद प्रधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा जो पद है वो क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। दूसरा पद क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। अब आपको पता है कि तत्पुरुष समास का ही भेद क्या है। अगर बात करें तत्पुरुष समास का क्या होता है, जो भेद है तत्पुरुष समास का, अगर हम भेद की बात करें तो तत्पुरुष समास के कौन कौन से भेद है, दो भेद होते हैं। एक होता है द्विगु समास। क्या होता है, द्विगु समास। और द्विगु समास के बाद में क्या होता है, कर्मधारय समास। क्या होगा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास तो दोनों का जो अगर पद की बात करें तो कर्मधारय समास का भी क्या होगा, यहाँ पे दूसरा पद ही क्या होगा, प्रधान हो जाएगा। दोनों का क्या होगा, दूसरा पद प्रधान हो जाएगा। तो प्रधान से संबंधित उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे द्वंद्व समास की, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों में क्या होता है, द्वंद्व मतलब युद्ध दो लोगों में होता है। तो क्या होगा, दोनों पद क्या होंगे, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। ठीक है, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। और अगर हम बात करें बहुव्रीहि समास की, बहुव्रीहि समास की, तो बहुव्रीहि समास में क्या होगा, बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, अन्य पद प्रधान होता है। कौन होता है, अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। तो उम्मीद करते हैं ये पांचों क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे तत्पुरुष समास में क्या होगा, दोनों पद प्रधान होगा। क्या होगा, दोनों पद प्रधान होता है। इसमें जो है कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है, जो कारक चिन्ह होते हैं आपके, कुल कारक चिन्ह कितने होते हैं, 8। तो इसमें हम क्या करते हैं, कर्ता कारक, यानी कि कर्ता कारक को हम नहीं यूज़ करते, यानी कि प्रथमा विभक्ति का नहीं यूज़ करते। और संबोधन कारक को छोड़कर हम 6 कारक का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा होता है, यहाँ होता है कर्ता, कर्म कारक, कारण होता है, संप्रदान, अपादान। तो कर्म को हम क्या बोलते हैं, द्वितीया तत्पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीया तत्पुरुष बोलते हैं। और करण को क्या बोलते हैं, तृतीया तत्पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तृतीया तत्पुरुष बोलते हैं, तत्पुरुष बोलते हैं। या फिर क्या बोलेंगे, तत्पुरुष बोल देंगे। ठीक है, द्वितीया तत्पुरुष बोलते हैं। ठीक है, तत्पुरुष बोलते हैं। या फिर इसको हम क्या बोलेंगे बताइएगा, करण को तृतीया तत्पुरुष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तृतीया तत्पुरुष बोलेंगे। और जो अपना ये संप्रदान कारक है इसे क्या बोलेंगे, चतुर्थी तत्पुरुष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चतुर्थी बोलेंगे, चतुर्थी तत्पुरुष। और क्या होगा, अपादान, पंचमी तत्पुरुष। क्या होगा, पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष बोलेंगे। ठीक है, चलिए अपादान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो प्रथमा है यानी कि प्रथमा कर्तानी को हम छोड़ देते हैं। और क्या है, संबोधन कारक को छोड़ देते हैं। और कितने कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, केवल 6। कौन सा है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, और क्या है, संबंध है, और क्या है, अधिकरण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, षष्ठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, सप्तमी हो जाएगा। क्या होगा, सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। सप्तमी जो है तत्पुरुष समास यहाँ पे
हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बहुत ही बेहतरीन। हम देखते हैं तो आगे क्या कह रहे हैं। नोट, तत्पुरुष समास के कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास में हम क्या करते हैं, कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं विभक्ति करते समय। अब जैसे यहाँ पे है विद्या, तो विद्या धन क्या है, विद्यालय है। ठीक है, तो विद्या के लिए तो यहाँ पे देखिएगा विद्या के लिए क्या है, घर। क्या होगा, विद्या के लिए आलय। क्या होगा, के लिए आलय होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बताइएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा। और संप्रदान कौन सा होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा। कौन सा होगा, संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, राजा का पुत्र। तो क्या होगा, राजा का पुत्र तो कर्ता ने कर्म को करण से ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्म कारक करण कारक संप्रदान अपादान काकी के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, राजा का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे राजा का पुत्र, चिड़ी को मारने वाला। ठीक है, कर्ता ने कर्म को द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। जन्म से अंधा, ठीक है, जन्म से अंधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जितने भी कारक चिन्ह हैं जैसे से है, का है, को है, ठीक है, के लिए है, अलग होने की स्थिति में, तो यहाँ पे सभी जो है तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तत्पुरुष समास में हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कुल कितने कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, 6 कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है, अगला है द्विगु समास। तो द्विगु समास, तो द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, आपका संख्यावाचक होता है। ठीक है, और विग्रह करने पर क्या होता है, समूह का बोध होता है। क्या होता है, विग्रह करने पे समूह का बोध होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। ठीक है, तो पहला पद क्या होगा इसमें, इसमें अगर हम बात करें तो दूसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा। दूसरा जो पद है आपका क्या होगा, प्रधान होगा। दूसरा पद क्या होगा, प्रधान होता है। ठीक है, प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। और इसमें क्या होता है, पहला पद क्या दिखेगा आपको, पहला पद जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, पहला पद संख्यावाची दिखेगा। क्या दिखेगा, संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है, और दूसरा पद क्या होता है, जब इसे हम क्या करेंगे, विग्रह करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे समूह समूह का बोध होता है। ठीक है, तो द्विगु समास का विग्रह करने पर क्या होता है, समूह का बोध होता है। जैसे त्रिलोक क्या है, तीनों लोकों का समाहार। क्या है, तीनों लोकों का समाहार। अगला कह रहे हैं नवरत्न, तो क्या होगा, रात्रियों का, नवरात्र। ठीक है, तो नवरात्र क्या हो जाएगा, नवरात्रियों का समूह। यहाँ पे देखिएगा समाहार है, यहाँ पे क्या है, समूह है। फिर क्या है, पंचतत्व, तो क्या होगा, 5 तत्वों का, क्या होगा, 5 तत्वों का यहाँ पे समूह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास में क्या होता है बताइएगा, द्विगु समास में क्या होगा, द्विगु समास में, द्विगु समास की अगर हम बात करें तो पहला पद क्या होगा, जो पहला पद होगा क्या होगा, पहला पद की बात करें तो क्या होगा, संख्यावाची होगा। क्या होगा, संख्यावाची होगा। और जो दूसरा पद होगा क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद यहाँ पे क्या होगा, प्रधान होता है। क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और जब विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर क्या करते हैं हम, विग्रह करने पर क्या करते हैं, तो विग्रह करने पर हम क्या कर देते हैं, समाहार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, समाहार लगा देते हैं। समाहार या फिर क्या लगा देते हैं, समूह लगा देते हैं। क्या देते हैं, समूह लगाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, पंच था और क्या था, तत्व था। क्या था, पंच था, तत्व था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 तत्वों का क्या होगा, 5 तत्वों का समूह होगा। क्या होगा, 5 तत्वों का समूह होगा। जैसे नवरात्रि हो गया, क्या हो गया, नवरात्र हो गया। नवरात्र अभी आपका चल रहा था तो क्या होगा, 9 रातों का क्या होगा, 9 रातों का क्या होगा, समाहार होगा। क्या होगा, 9 रातों का समाहार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या था, अगला है आपका त्रिलोक। क्या होगा, त्रिलोक, त्रिलोक, तो यहाँ पे क्या है, त्रि मतलब क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो तीनों हो जाएगा, तीनों लोकों का समाहार। लोकों का क्या होगा, समाहार हो जाएगा। ठीक है, तीनों लोकों का क्या बनेगा, समाहार यहाँ से बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो द्विगु समास भी समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, इनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर और या फिर हम क्या लगा देते हैं, या का बोध होता है। जब विग्रह करते हैं तो हम क्या करते हैं, और फिर या का बोध कराते हैं। तो इस क्लास में हम बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं, यानी कि समाज के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान रहे हैं। इन डिटेल हम कल वाली क्लास में करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो अगली क्लास में समाज के बारे में अभी बेसिक जानकारी ले रहे हैं, इसके बाद में अच्छे से हम लोग समाज को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट क्या है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह हम किसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और या का बोध होता है या फिर और का बोध करता है। ठीक है, तो अगर बात करें हम द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में क्या होगा, इसको इस तरीके से द्वंद्व जो आप लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, द्वंद्व किस प्रकार से लिखेंगे आप, द्वंद्व इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व जब लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बताइएगा, द्वंद्व में इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ना है,
तो इसको याद रख लीजिएगा इससे कि योजक चिन्ह लग जाएगा। देखो दा में और द में तो क्या होगा, दोनों सेम तरीके के हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं। इसलिए आप इसको ऐसे याद रख लीजिए कि दोनों जो पद होते हैं क्या होते हैं, दोनों पद यहाँ क्या होते हैं आपके प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, और विग्रह जब करते हैं तो क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। तो विग्रह करने पर हम क्या करेंगे, विग्रह करने पर हमें क्या बोध होता है, या और क्या लगता है, या लगता है, और क्या, और क्या, और लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे पाप और पुण्य, तो यहाँ पे हमने क्या किया, चिन्ह लगा दिया है। ठीक है, योजक चिन्ह लगा दिया, सीता और क्या, राम लगा दिया है। ऊंच और नीच, तो यहाँ पे जो बोध हो रहा है, पाप और पुण्य का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, पाप और किसका बोध हो रहा है, पुण्य का बोध हो रहा है। पाप और पुण्य का बोध हो रहा है। यहाँ पे क्या है, सीता राम है, तो सीता और राम का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, सीता और किसका बोध हो रहा है, राम का बोध हो रहा है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, ऊंच नीच, यानी कि ऊंचा और किसकी बात हो रही है, ऊंच नीच, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊंचा और नीच, ऊंच और किसकी, नीच की बात हो रही है, ऊंच और नीच की बात हो रही है। अगर यहीं पे हम बात करें धनुर्बाण, क्या बात करें, धनुर्बाण की बात करें, क्या होगा, धनुर, धनुर और क्या करें, बाण की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनुष और क्या हो जाएगा, धनुष और क्या हो जाएगा, बाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाण हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया द्वंद्व समास के बारे में एक छोटा सा परिचय। फिर अगला है कर्मधारय समास की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, समस्त पद क्या होते हैं, समस्त पद समान रूप से प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, समस्त पद समान रूप से प्रधान होते हैं, और इसमें लिंग वचन भी होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है। विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता है। ठीक है, विग्रह करने पे कोई नया शब्द नहीं बनता। नोट, कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। ठीक है, तो अब विशेषण और विशेषता की बात करें तो पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरा पद क्या होगा, विशेष होगा। तो यहाँ पे देखिएगा चंद्रमुख, क्या है, चंद्रमुख है, तो चंद्रमा के समान मुख हो जाएगा। क्या होगा, चंद्रमुख है। यहाँ पे क्या है, चंद्रमुख है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला पद क्या है, ये चंद्र है, दूसरा पद क्या है, मुख है। तो यहाँ पे मुख क्या है, विशेष से है। क्या है, विशेष से है। तो विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। क्या होती है, जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, बताई जाती है, बताई जाती है। ठीक है, अगला क्या है, पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है। तो विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताए। क्या होता है, विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है। ठीक है, जो विशेषता बताता है, जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, जो विशेषता बताता है, विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, बताता है, क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जो विशेषता बताए क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे क्या है, चंद्र और मुख, क्या है, चंद्र और मुख है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, चंद्र है पहला, दूसरा है क्या, मुख। तो मुख की विशेषता कौन बता रहा है, चंद्र के जैसा मुख है, बड़ा है, दही, दही से में डूबा हुआ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। क्या होगा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो पहला क्या है, बड़ा की विशेषता क्या है, वो दही में डूबा है। अगला क्या कह रहा है, गुरु देव, तो गुरु रूपी देव हो जाएगा। अगला क्या है, चरण है और कमल, तो कमल क्या है, ठीक है, कमल के समान क्या होंगे, चरण होंगे। ठीक है, नील गाय, ठीक है, क्या होगा, नील गगन, तो गगन की विशेषता क्या है, वो नीला है, नीला है जो आसमान, क्या है, नीला है जो आसमान। ठीक है, तो विशेषता हो गई। ठीक है, अगला क्या है, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या है, इस समास में कोई भी पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होगा। ठीक है, विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है। पहला पद विशेषण नहीं होता है, विग्रह करने पर समूह का बोध नहीं होता है। ठीक है, पहला पद क्या होगा, विशेषण नहीं होगा, और विग्रह करने पे समास समूह का बोध नहीं होगा। देखिएगा कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होती है, समस्या होती है, मतलब चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो जो कुछ एग्जाम्पल है जो बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास के में दिक्कत होती है, उन सभी चीज़ों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोगों ने बेसिक एक छोटी सी जानकारी समझी कि समास होता क्या है। इसके बाद में हम लोग एक एक समास को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अगला क्या है, नोट, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत शब्द का विग्रह करने पर नया शब्द बनता है या नया नाम सामने आता है। जैसे हम बात करें किसकी, दशानन, जहाँ पे आपकी बात हो रही थी दशानन, क्या होगा, दशानन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 10 है, क्या है, 10 है। तो पहला पद आपका क्या है बताइएगा, संख्यावाची निकल रहा है। क्या निकल रहा है, संख्यावाची निकल रहा है, संख्यावाची पहला पद निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है,
जिस 10 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आनन है। आनन का मतलब क्या होता है, आनन का मतलब होता है सिर। तो यहाँ पे देखिएगा 10 सिर है जिसके, क्या होगा, 10 सिर जिसके हैं, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे सा इस तरीके से कर लीजिएगा, दंती सा, 10 सिर वाला जिसके 10 सिर हैं जिसके, ठीक है, या 10 सिरों वाला हो जाएगा। तो 10 सिर किसके थे, रावण के, क्या थे, रावण के थे। तो अगला यानी कि अन्य पद की विशेषता हो रही है, तो दशानन की बात हो रही है। तो यहाँ पे दशानन की बात हो रही, तो यहाँ पे 10 सिर वाले की बात हो रही, यानी कि दशानन किसकी बात हो रही, रावण की बात हो रही, किसकी बात हो रही, रावण की बात हो रही, किसकी बात हो रही, रावण की। तो अन्य पद प्रधान है, यानी कि किसी अन्य की विशेषता बताता है, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा त्रिनेत्र, क्या है, त्रिनेत्र। तो यहाँ पे भी आपको कुछ संख्यावाची दिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग पद की अलग की विशेषता बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा 3 नेत्र हैं जिसके, किसके हैं, भगवान शिव के हैं। वीणा पाणी, यानी कि जिसके हाथ में वीणा है, क्या होगा, सरस्वती जी हैं। अगला क्या रहा है, श्वेतांबर, श्वेत है जिसका अंबर, सरस्वती जी का श्वेत वस्त्र धारण करती है। गजानन, गज है गज का जिसका सिर है, तो क्या होगा, हाथी का जो सिर है, अर्थात भगवान गणेश। गिरधर किसकी बात करता है, श्री कृष्ण की, ठीक है, गिर पर्वत जिसने क्या किया है, धारण कर रखा है, तो गिरधर। तो यहाँ पे देखिएगा जितने भी देवी देवता हैं लगभग उनका नाम आपको देखने को मिलेगा इस समास, बहुव्रीहि समास में, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग एक एक करके समास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। तो ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन था समास के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे समास के बारे में। तो समास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, समास में सबसे पहले हम बात करेंगे समास आखिर होता क्या है, समास की परिभाषा पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, परिभाषा की बात करेंगे। परिभाषा के बाद में हम लोग एक एक समास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है, समास के प्रकार, ठीक है, समास के प्रकार के बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार हैं समास के, ठीक है। अगर बात करें प्रकार के बारे में बात करें कौन से, अगर बात करें तो मुख्य रूप से कितने होते हैं, मुख्य रूप से आपके 4 होते हैं। कुल जो होते हैं कितने भेद होते हैं, कुल 6 होते हैं। कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें तो पहला हो जाएगा आपका क्या, अव्ययी भाव समास होगा, क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास। तो आप अव्ययी भाव समास, फिर दूसरा क्या हो जाएगा बताइएगा, दूसरा आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर क्या होगा बताइएगा, अगला है क्या, कर्मधारय समास, क्या होगा, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और अगला क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास, क्या होगा, द्विगु समास होगा, क्या होगा, द्विगु समास होगा। और इसके बाद में अगर हम बात करें अगला कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास के बाद अगर हम बात करें तो अगला कौन सा हो जाएगा आपका, बहुव्रीहि समास, क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक समास को हम क्या करेंगे, लिख के, जैसे हम लोगों ने हिंदी पढ़ी, हिंदी में सबसे पहला वर्णमाला वाला टॉपिक पढ़ा था, एक एक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है आप बताइएगा, ये आपके 6 भेद हो गए। तो यहाँ पे जो तत्पुरुष समास होता है, क्या है, तत्पुरुष समास। अगर हम तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास का ही भेद क्या होता है आपका, तत्पुरुष समास का ही भेद क्या होता है, कर्मधारय समास, क्या होता है, कर्मधारय समास। और क्या है आपका जो द्विगु समास होता है, क्या होता है, द्विगु समास होता है। कर्मधारय समास और द्विगु समास होते हैं, ये किसके भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं। इसलिए तत्पुरुष समास का क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्मधारय समास और द्विगु समास के भी क्या हो जाएंगे, दूसरा पद क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि सब आपको क्या करना है, आपको RRU क्लासेस, RRU क्लासेस है, ठीक है, इसे क्या करना है, चैनल को क्या करना है, RRU क्लासेस 2 प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड करा है। पहला जो प्लेटफॉर्म है क्या है, आपको यूट्यूब प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, यूट्यूब पे क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है, दूसरा प्लेटफॉर्म क्या है, RRU का क्या है, ऐप है, RRU क्लासेस का क्या है, RRU क्लासेस का आपका ऐप है। आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब और क्या कर सकते हैं, RRU क्लासेस के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करना है कहाँ से, गूगल प्ले स्टोर से जाके क्या कर सकते हैं आप, गूगल प्ले स्टोर से जाकर क्या कर सकते हैं, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाली हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ में आपको 20 क्या मिलेंगे, 20 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 20 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे। और क्या क्या मिलने वाला है, 20 मॉक टेस्ट के साथ साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्या मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। स्टडी मटेरियल के साथ साथ में और आपको क्या क्या मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल के साथ साथ में आपको
क्या मिलने वाले, क्लास नोट्स मिलने वाले, ठीक है। क्लास नोट्स यहाँ पे सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आराम, ठीक है। और बाकी यूट्यूब पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, यूट्यूब को आपको क्या मिल रहा है, यूट्यूब पर अगर बात करें तो यहाँ पे भी लाइव क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। लाइव प्लस आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, ठीक है। लाइव क्लासेस मिलेंगी ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, क्या मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस की जो आपकी क्लासेस हैं, ठीक है, क्लासेस है वो आपको क्या की जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोग क्या करेंगे, RRU क्लासेस का जो ऐप है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, RRU क्लासेस का जो ऐप है, RRU क्लासेस के ऐप को क्या करेंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसे डाउनलोड कर लेंगे और क्या करेंगे, डाउनलोड करके चैनल को क्या करेंगे, यूट्यूब चैनल जो है, चैनल को क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे और क्या करेंगे, शेयर करेंगे लोगों को वीडियो, ठीक है, शेयर करेंगे। तो इतना काम आप कर दीजिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बाकी आपको जो क्लासेस है सभी क्लासेस बहुत अच्छे से आपके चैनल पे प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।